अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहनों भाइयों, भारतीय जनता पार्टी ने सामाजिक समीकरण सोशल इंजीनियरिंग की एक बहुत बड़ी मिसाल प्रस्तुत की है छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान में। जातियों की ऐसी कड़ी जोड़ी है जो इंडिया ब्लॉक के लिए आने वाले चुनाव में एक और मुश्किल उत्पन्न करने वाली है। चुनाव भले ही मोदी के नाम पर जीते हों, चुनाव भले ही केंद्र ने अपने दम पर लड़ा हो, चुनाव भले ही भारतीय जनता पार्टी ने स्वीप कर लिया हो, लेकिन सामाजिक समीकरण सत्ता की हिस्सेदारी में बड़े अनोखे ढंग से रचे गए हैं और इनको देखने समझने की आवश्यकता है, क्योंकि राजनीति में जो होता है उससे अधिक दिखाया जाता है और जो दिखाया जाता है चुनाव उसी पर लड़ा जाता है। अब जब 4-5 महीने के बाद देश के चुनाव होने जा रहे हैं तो क्या ये टीम सोशल इंजीनियरिंग जो की गई है करिश्मा करेगी? आज डिबेट इसी विषय पर होने वाली है। बहनों भाइयों, भारतीय जनता पार्टी ने छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान में क्या किया, इसका व्यापक अध्ययन करिए। मैं हमेशा ही कहता हूं कि बीजेपी अगर जीत रही है तो उसके पीछे कुछ कारण हैं और उनकी कारणों की को विपक्ष को भी समीक्षा करनी चाहिए। मीडिया वर्ग होने के नाते हमें भी अध्ययन करना चाहिए कि किस राजनीतिक कदम का, किस सोशल इंजीनियरिंग का क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है। और ऐसा नहीं कि सोशल इंजीनियरिंग बीजेपी ही पहली बार कर रही है, इसके पहले भी कई पार्टियों ने सोशल इंजीनियरिंग की और करिश्मे किए। बात शुरू करते हैं छत्तीसगढ़ से। छत्तीसगढ़ में बीजेपी ने क्या किया? मोदी के नाम पर चुनाव जीते, बीजेपी के नाम पर चुनाव जीते और चीफ मिनिस्टर किसको बनाया? आदिवासी कम्युनिटी से। और 2 डिप्टी सीएम बनाए, एक ओबीसी से, एक ब्राह्मण कम्युनिटी से। और स्पीकर किसको बनाया? राजपूत समाज से रमन सिंह को। आदिवासी, ओबीसी, ब्राह्मण, ठाकुर, छत्तीसगढ़। चलिए मध्य प्रदेश। मुख्यमंत्री ओबीसी कम्युनिटी, उप मुख्यमंत्री शेड्यूल्ड कास्ट कम्युनिटी, दूसरे डिप्टी चीफ मिनिस्टर ब्राह्मण और वहाँ स्पीकर नरेंद्र तोमर, ठाकुर, मध्य प्रदेश। अब चलिए राजस्थान। भजन लाल शर्मा, ब्राह्मण, पहली बार के एमएलए, कोई राजनीतिक इतिहास नहीं, राजनीति में पार्टी ही गॉडफादर, चीफ मिनिस्टर, पहली बार के एमएलए, चीफ मिनिस्टर। कहाँ के? राजस्थान, सूरमाओं का प्रदेश। 25 साल से जहाँ की राजनीति ने गहलोत और सिंधिया के सिवा कुछ देखा ही ना हो, गहलोत और राजे के सिवा, आज वहाँ किसकी हुकूमत आ गई है? भजन लाल शर्मा की। 25 साल जो बच्चे थे वो जवान होकर बुढ़ापे की तरफ बढ़ गए और जो जवान थे वो बुढ़ा गए, लेकिन राज इन्हीं दोनों का था। 3 बार अशोक गहलोत यानी 15 साल और 10 साल वसुंधरा राजे सिंधिया। 25 साल इन दोनों ने मिलकर राजस्थान में हुकूमत की। सारा कल्चर ही वहां का पॉलिटिकल और ब्यूरोक्रेसी का सब कुछ इन्हीं के अनुरूप ढला हुआ है, गहलोत और राजे के। वहां मुख्यमंत्री ब्राह्मण कम्युनिटी का, डिप्टी चीफ मिनिस्टर एक शेड्यूल्ड कास्ट कम्युनिटी से, सेकंड डिप्टी चीफ मिनिस्टर दिया कुमारी ठाकुर, राजघराना, और राजघराने से ही राजे भी हैं, एक वहां काट मिल गई। स्पीकर किसको बनाया? सिंधी व्यापारी कम्युनिटी से। तो 4 पदों पर बीजेपी ने काम किया। सीएम, 2 डिप्टी सीएम हर जगह लगाए, एक स्पीकर लगाया और स्पीकर सीनियर मोस्ट लोगों को लगाया। बहनों भाइयों, ये सामान्य समीकरण नहीं है, ये सोशल इंजीनियरिंग है आने वाले चुनाव में इसका राजनीतिक इस्तेमाल की। बीजेपी भले कहती है कि उसके लिए कोई जाति मैटर नहीं करती, लेकिन आपके सामने ये जो मैं ब्यौरा प्रस्तुत कर रहा हूँ
कंप्लीट सोशल इंजीनियरिंग करके इन तीनों राज्यों में चीफ मिनिस्टर, डिप्टी चीफ मिनिस्टर्स और स्पीकर लगाए गए हैं। कोई जाति रिपीट नहीं है, हर जगह एक फार्मूला चला है। छत्तीसगढ़ चूंकि आदिवासी बेल्ट है इसलिए वहां पर ट्राइबल कम्युनिटी का दिया गया। ओबीसी को महत्व मिला, ब्राह्मण को महत्व मिला और आदिवासी कम्युनिटी को मिला। सबके अलग, सबकी कम्युनिटी के डिप्टी सीएम्स भी आ गए हैं। इस सामाजिक समीकरण से बीजेपी अब उत्तर प्रदेश और बिहार, जो उसके लिए चैलेंजिंग स्टेट्स हैं, उनको कैसे हैंडल करेगी। मोहन यादव को चीफ मिनिस्टर बनाया है मध्य प्रदेश में, लेकिन उसकी गूंज कहां सुनाई दे रही है? उत्तर प्रदेश में। जब से मोहन यादव का सिलेक्शन हुआ है चीफ मिनिस्टर के पद के लिए, मध्य प्रदेश से ज्यादा तो उत्तर प्रदेश और बिहार में हाहाकार है। अपोजिशन के लीडर्स यहां दोनों राज्यों में, और वहां तो खैर सत्ता में है बिहार में तेजस्वी यादव, समाजवादी पार्टी वो महसूस कर रही है उस दबाव को जो बीजेपी ने भोपाल से उसके समक्ष प्रस्तुत किया है। क्या इन सब सामाजिक समीकरणों के सहारे भारतीय जनता पार्टी विपक्ष के जातीय जनगणना, जाति के इक्वेशंस, ओबीसी कम्युनिटी की गोलबंदी और इंडिया ब्लॉक के प्रेशर को रिलीज कर दिया है? आज डिबेट का विषय यही है और इस बारे में खुली और विस्तार पूर्वक हम चर्चा करने वाले हैं कि आने वाले वक्त में इसका पॉलिटिकल इम्पैक्ट विशेष तौर पर उत्तर प्रदेश में क्या होगा और बिहार में भी इसका इम्पैक्ट को हम असेस करेंगे, क्योंकि ये जो सधी हुई चाल चली है बीजेपी ने, ये कोई मामूली नहीं है, ये एक असामान्य है और ये असाधारण है। इंडिया ब्लॉक के लिए आने वाले समय में ये मुश्किलें उत्पन्न कर सकती है। आप कुछ बयान सुन लें, फिर आज की डिबेट को हम आगे बढ़ाएंगे। श्रीमती वसुंधरा राजे के द्वारा श्री भजन लाल शर्मा का नाम प्रस्तावित किया गया और सर्वसम्मत से सभी ने इनका समर्थन किया है और इसके अतिरिक्त पूरे सदन ने श्री भजन लाल जी शर्मा के नाम का समर्थन हुआ। इसलिए मैंने घोषणा की कि श्री भजन लाल जी शर्मा राजस्थान भारतीय जनता पार्टी विधायक दल के सर्वसम्मत नेता निर्वाचित हुए और मैं आश्वस्त हूं कि श्री भजन लाल जी शर्मा के नेतृत्व में यह राजस्थान तेजी के साथ प्रगति के पथ पर आगे बढ़ेगा। बेसिक इशू जाति जनगणना और जो भागीदारी है इस देश की, जो धन देश का है, वो किसके हाथों में जा रहा है, ये मेन इशू है। और इस इशू को ये लोग डिस्कस नहीं करना चाहते, इससे डरते हैं, इससे भागते हैं। मगर ये इशू को हम आगे ले जाएंगे और जो गरीब लोगों का हक है वो हम उनको दिलवाएंगे। तो आज की डिबेट को बहनों भाइयों आगे बढ़ाते हैं। मेरे साथ हीरो वाजपेयी हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, मनीष हिंदवी कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, दीपक रंजन समाजवादी पार्टी से हैं, वीरेंद्र सिंह राठौर जी हमारे साथ जयपुर से जुड़ रहे हैं, जाने माने राजनीतिक मामलों के पत्रकार और पॉलिटिकल एक्सपर्ट हैं, प्रदीप तिवारी जी सीनियर जर्नलिस्ट हैं और मेरे साथ कई डिबेट का हिस्सा रह चुके हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं और मुझे भोपाल से ज्वाइन कर रहे हैं। इन्होंने कई बार ये कहा था कि बीजेपी लौट रही है। एसपी सिंह सर मेरे साथ मौजूद हैं, जाने माने पत्रकार हैं और मुझे दिल्ली से ज्वाइन कर रहे हैं। आपका भी बहुत शुक्रिया। और वीरेंद्र सिंह जी हमारे स्टेट हेड, सबका धन्यवाद इस परिचर्चा का हिस्सा बनने के लिए। हीरो वाजपेयी जी, तो आप तो कह रहे थे कि जातियों पर यकीन नहीं है, आपकी पार्टी कह रही थी सिर्फ 4 ही जातियाँ हैं, गरीब, किसान, युवा और महिलाएं। तो मैं देख रहा हूँ जो सूची मेरे पास रखी है उसमें तो आपने जितनी हो सकती है, जितनी तरह की सोशल इंजीनियरिंग, वो तो सब कर रखी है आपने। जी, हमारी तो ब्रजेश जी कैच लाइन ही है ना, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। इसी 4 लाइनों को लेकर ही सारा निर्णय हुआ है। तो इस सोशल इंजीनियरिंग के सहारे ही आप 2024 के इलेक्शन में जाना चाहते हैं, इसीलिए मोहन यादव को, इसीलिए विष्णुदेव साव को और इसीलिए आप भजन लाल शर्मा को लेकर आए हैं। तब आप कह रहे थे कि जातियां मैटर नहीं करती हैं, लेकिन आपकी सूची में घनघोर जातियां मैटर कर रही हैं। देखिए, 3 चुनाव से पहले विपक्ष कह रहा था कि हम मोदी जी के चेहरे पे चुनाव लड़ रहे हैं और मुझे लगता है मीडिया भी यही कहता था कि मोदी जी के चेहरे पे चुनाव लड़ रहे हैं।
तो मोदी जी की किसी जाति को तो तब देख नहीं रहे थे। चुनाव मोदी जी लड़े और जो नियुक्तियां हुई वो कार्यकर्ताओं को हुई हैं। कोई हमने आउटसोर्सिंग तो की नहीं कि हमने कोई ऐसी आउटसोर्सिंग कर ली हो। वर्कर्स को उनकी जगह मिली, निर्णय पार्टी करती है, पार्टी का निर्णय सर्वोपरि है। जो जहां से उचित लगा, जिस वर्ग की जरूरत थी, जिसने जहां काम किया, जो क्षेत्र से आया और जो नाम पार्टी के अंदर तय हुआ वो सबके सामने घोषित हो गया। जो साथ में डिप्टी सीएम बने वो घोषित हो गए। इसे कोई सोशल इंजीनियरिंग कहे, जातिवाद कहे, पर भारतीय जनता पार्टी इसको उसी चश्मे से देखती है कि सभी को साथ लेके चलना है, सभी को सबका अधिकार मिलना है, सभी को उचित सम्मान मिल रहा है, उसको लेकर पार्टी चल रही है। मुझे लगता है लोग इसे अपने अपने अरे तो चश्मे जब से अलग-अलग सोशल तरह से इंजीनियरिंग देख कर रहे थे तो ये सीनियर लीडर्स ने आपका क्या बिगाड़ा था? रमन सिंह, उनको क्या मिला? चीफ मिनिस्टर का पद नहीं मिला, स्पीकर रह गए। शिवराज चौहान, कोई अब उनका तो मुझे आने वाले समय में क्या होगा, बल्कि उन्होंने तो बड़ी इंपॉर्टेंट बात कही कि मांगने से बेहतर मरना पसंद करूंगा। तो ये सीनियर लीडर्स को किनारे क्यों लगाया गया, इंक्लूडिंग वसुंधरा राजे सिंधिया? देखिए, ये ब्रजेश जी मेरे जैसे प्रवक्ता के कद से ऊंचा सवाल है और ये लगता है ये मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष ही इसका जवाब दे सकते हैं। जहां तक एक ये प्रक्रिया है पार्टी में, तमाम बार ऐसा होता है, कई सीनियर लीडर छूट जाते हैं और उनके बाद के लोगों को नेतृत्व मिलता है और ऐसा लगातार ये सतत प्रक्रिया चलती आती है और चलती रहती है। भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है कार्यकर्ता बेस्ड, जिसमें कब किसको कहां कैसे किन परिस्थितियों में जिम्मेदारी मिल जाएगी कोई नहीं जाता। सारे राजनीतिक पंडित, सारे मीडिया के पंडित, सभी के अनुमान ध्वस्त होते हुए ये नियुक्तियां हुई हैं। मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी एकमात्र पार्टी है जिसमें लोग अनुमान नहीं लगा सकते, जिसमें लोग किसी का खास नहीं बता सकते, जिसमें कोई गोल नहीं बता सकते कि इस गोल का है। सारे अनुमान ध्वस्त करते हुए तीनों प्रदेश में जो लोग भी, जिनको भी दिया गया है कार्य, मुझे लगता है उन्होंने सारे अनुमानों को ध्वस्त किया है। वर्कर्स को काम मिला, आम कार्यकर्ता में खुशी की लहर है। थैंक यू हीरो वाजपेयी जी, हमारे साथ जुड़े रहिएगा। मैं आपको जयपुर ले चलता हूँ। मेरे साथ वीरेंद्र सिंह राठौर जी जुड़े हुए हैं, जाने माने पत्रकार हैं और पॉलिटिकल मामलों के एक्सपर्ट भी हैं। राठौर जी, आपका शुक्रिया। मैं तो हैरान रह गया जब मैं लाइव टेलीविज़न में देख रहा था भजन लाल शर्मा को राजस्थान की कमान दी। मैं जानना चाहता हूं कि 25 सालों से जो प्रांत आदि राव, गहलोत और राजे का अचानक से पहली बार के एमएलए को कमान दी गई, तो राजस्थान में आप लोगों ने इसे क्या महसूस किया और इसे किस तरह से आप लोग अनुभव करते हैं? देखिए साहब, अब की बार पहली बार इन्होंने 2024 के लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए सोशल इंजीनियरिंग की और राजस्थान में सीनियर नेताओं को डर किया और पार्टी के वर्कर को इन्होंने मुख्यमंत्री के पद पर आश्वस्त की। भजन लाल शर्मा का जो नाम राजस्थान के लिए बिल्कुल चौंकाने वाला है जी, क्योंकि केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत और वसुंधरा राजे जी प्रमुख दावेदार थे। वसुंधरा जी का बहुत ही लोकप्रिय नेता है राजस्थान की और एक 9 दिन से एक प्रयास भी चल रहा था, लगातार राजस्थान से एमएलए आ रहे थे, उनके बंगले पर मिल रहे थे और ऐसा माना जा रहा था कि वो इंटरनल शायद बड़े नेताओं को दबाव दिया जा रहा हो। पर यह भी निश्चित था, जिस तरह से छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के रिजल्ट आए और वहां घोषणा की गई, तो राजस्थान में भी ये संविदित हो गया था कि कोई चौंकाने वाला नाम आएगा। और पहली बार भजन लाल शर्मा जी को पहली बार सालानेर से। इसको राजस्थान की राजनीति में किस तरह से लिया गया राठौर साहब, जिससे क्या महसूस किया आप लोगों ने कि एक नए विधायक को कमान दी गई? इसको सीनियर लीडर्स कैसे हजम करेंगे, इंक्लूडिंग बड़े बड़े नाम हैं वहाँ तो, और मैं जो सबसे बड़ा नाम है वहाँ पर वसुंधरा का, अब उनके लिए तो बड़ी मुश्किलें उत्पन्न हो गई। किस भारी मन से उन्होंने स्वीकार किया होगा? वसुंधरा जी को और उनके खेमे को एक बहुत बड़ा धक्का है और जिस पार्टी को उन्होंने पिछले 20 साल से खींचा था जी, और आज बीजेपी का चेहरा भी थी, वो जब चुनाव में जाती थी तो उनकी सभाओं में जबरदस्त भीड़ आती थी और वसुंधरा जी को एकाएक पीछे करना और उनकी जगह एक नए नवोदित
कहना होगा नवोदित विधायक को। तो वसुंधरा जी अब क्या करेंगी आपके मुताबिक? क्या अब उनकी राजनीति का राजस्थान से अंत है? मेरे को ऐसा लगता है कि शायद केंद्रीय नेतृत्व उनको और भी केंद्र में जिम्मेदारी देने के लिए कोई योजना इसीलिए मैं बना कह रहा हूँ हो। क्या राजस्थान में ये उनकी राजनीति का समापन है? राजस्थान की राजनीति में तो समापन ही लग रहा है कि आपको बिल्कुल दरकिनार कर दिया। और ऑल राइट सर, हमारे साथ जुड़े रहिएगा, डिबेट को आगे बढ़ाएंगे। मेरे साथ मनीष हिंदवी मौजूद हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। मनीष जी, आपका स्वागत है। 3 राज्यों में करारी हार के बाद अब आपने बीजेपी का देखा किस सोशल इंजीनियरिंग के सहारे उन्होंने अपने चीफ मिनिस्टर, डिप्टी चीफ मिनिस्टर्स और स्पीकर्स का चयन किया और उन्हें मौका दिया जो अप्रत्याशित थे, पहली बार के थे, लो प्रोफाइल लोग थे और जिन्होंने पार्टी संगठन के लिए काम किया था। आपने इनकी सोशल इंजीनियरिंग से कुछ सीखा? बड़े आदर के साथ पहले तो मैं ये कहूँगा कि देखिए, जनता का जो मैंडेट होता है लोकतंत्र में वो आखिरी होता है। तो हम हारे हैं, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। लेकिन ब्रजेश जी, ये भी ध्यान रखना होगा कि 40% से ऊपर मत विपक्ष में रहने के लिए हमें जनता ने दिया है। तो ठीक ठाक वोट जनता ने हमें दिया है। तो ये कहना कि हम करारी हारे हैं, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं, स्वीकार भी रहे हैं। लेकिन 40% से ऊपर का मत पाए हैं हम, एक बात। दूसरी बात, देखिए, कांग्रेस हमेशा इस बात की पक्षधर रही है। इसके पहले भी जो हमारे मुख्यमंत्री थे, अगर आप उनको देखें तो हर समाज, और जो मंत्री थे तो हर समाज का प्रतिनिधित्व हमने दिया था। राहुल गांधी जी एक बहुत महत्वपूर्ण बात उठा रहे हैं। अगर आपने उनका भी जो बयान चलाया था, एक हिस्सा था बयान का, अगर उसका पूरा बयान सुनिए तो एक महत्वपूर्ण बात उठा रहे हैं। वो ये 2 बातें कह रहे हैं। देखिए, सोशल इंजीनियरिंग कर राजनीतिक पदों पर लोगों को ले आना, अलग अलग जातियों के, अलग अलग तबकों के लोगों को ले आना, ये एक बात है। लेकिन जो 70 साल की विकास यात्रा में लोग छूटे हुए हैं, उनको उनका हक दिलाना दूसरी बात है। जब हम जातिगत जनगणना की बात कर रहे हैं, जिस पे बीजेपी भाग रही है, तो हम चाहते हैं कि जो लोग छूट गए हैं उनको उनका हक मिले। वो ये कह रहे हैं कि निर्णय, जो जहाँ पर निर्णय लिए जाते हैं, डिसीजन मेकिंग्स है, या जहाँ से पावर एग्जीक्यूट हो रही है, वहाँ पर कितने लोग बैठे हैं, चाहे ओबीसी है, चाहे एसटी है, चाहे एससी के, जहाँ पर जो बड़े हमारे शिक्षा के तंत्र हैं, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि सत्ता में डायरेक्ट हिस्सेदारी एक बहुत महत्वपूर्ण कारक होता है और हर कम्युनिटी अब इस पर बिलीव करती है मैं कि इस बात से सहमत हूँ, मैं इस बात से सहमत, उस हिसाब से मैं इस बात से सहमत रिप्रेजेंटेशन हूँ। मिले। और आप ये देखेंगे कि ओबीसी, ब्राह्मण, आदिवासी, इन्होंने लीडरशिप डेवलप की है। मैं इस बात से इनकार इससे नहीं कुछ कर रहा। सीख ली कि नहीं आप लोगों ने? बिल्कुल ली। मैंने कहा नहीं, आप इसको इस तरीके से देखिए ना। लेकिन जो हम कह रहे हैं उस पर भी ध्यान दीजिए। हमारी लड़ाई कठिन है, क्योंकि जो हम कह रहे हैं कि साहब, वेल्थ में इनकी हिस्सेदारी कितनी है, आप आंकड़े निकाल कर देख लीजिए। भाजपा का शासनकाल मोटा मोटा 10 साल हो गया केंद्र में, तमाम राज्यों में भी सरकारें हैं। आप एसटी के, ओबीसी के, एससी के मुख्यमंत्री तो बना दे रहे हैं, मंत्री भी बना दे रहे हैं, लेकिन जो पावर एग्जीक्यूशन जहां से, उनको कितनी हिस्सेदारी दे पा रहे हैं? आपके आने के बाद क्या आईआईटी और आईआईएम्स के प्रोफेसर्स में या सीधे चीफ मिनिस्टर बना दिया, आपकी आंखें क्यों नहीं खुल रही हैं? मेरी आंखें खुली हुई हैं, लेकिन मैं इसीलिए तो देख पा रहा हूं कि उस मुख्यमंत्री के पीछे अंधेरा कितना है। आप ये देखिए कि किसी को उसके पद पर बैठाकर सिर्फ काम पूरा नहीं होना है, एक आदमी से काम पूरा नहीं होना है। महत्वपूर्ण वे क्या किया, क्या देखो, उन्होंने इलेक्शन लड़ा, आपको परास्त किया, सोशल इंजीनियरिंग की, पुराने लीडर्स को किनारे लगाया, नई लीडरशिप लाए और क्या जातियों का इक्वेशन सेट किया है, गुलदस्ता तैयार किया। मैं कहता हूं कि जिसके आप विरोध करते हो उसकी भी अच्छी चीजों से सीखो। ब्रजेश जी, मैंने अपनी बात कही, मैंने कहा पहले हार स्वीकार की। हम 3 राज्यों में हार गए हैं, उसमें कहीं जनता का मैंडेट आखिरी। लेकिन जो मैं कह रहा हूं, हमारी लड़ाई मुश्किल है, मैं इस बात को मानता हूं, क्योंकि जब आप सही लड़ाई लड़ना शुरू करते हैं और सही बात लोगों तक पहुंचाना शुरू करते हैं तो वक्त लगता है। क्या इतनी यंग लीडरशिप है एमपी में? देखो, मोहन यादव, आप चले जाओ राजस्थान, भजन लाल शर्मा, कहाँ लड़ पाएंगे? आपके पास जो लीडरशिप है, ठीक है, पुराने लोग हैं, आपके ओल्ड गार्ड्स हैं, पर ये जो नई पीढ़ी लेके आए ना, नेक्स्ट जनरेशन को इन्होंने सत्ता सीधे सौंपी है। मतलब इन्होंने अपने को 5G में कन्वर्ट कर लिया है। आप चाहते हो आप 2G 3G में चलो, नहीं चल पाओगे। ऐसा नहीं है। हमारे भी लीडर्स, अगर आप देखिएगा तो हमारे पास भी यंग लीडरशिप है। कमलनाथ से चाहते हो मोहन यादव से लड़ पाएंगे? कहाँ लड़ पाएंगे? अब नहीं, आप सचिन पायलट को देखिए, आप भूपेश बघेल को देखिए। कहाँ कमान दे रहे हो आप? तो नहीं गहलोत साहब को लेके चल रहे हो? नहीं, गहलोत साहब के साथ सचिन पायलट भी हैं, हम तो बैलेंस करके चल रहे हैं। और मैंने आपसे कहा ना कि आप ये नया नेतृत्व लाओगे अपने यहाँ।
बिल्कुल आएगा, रीजनल बिल्कुल। लीडरशिप की बात। देखिए, नए नेतृत्व को कोई रोक नहीं सकता है, कोई नहीं रोक सकता है। रोका तो भाई कमलनाथ ने रोका, दिग्विजय ने रोका, गहलोत ने रोका, बघेल ने रोका, वो आएंगे, सबने तो रोका। वो सामने आएंगे। और मैं अपनी बात फिर दोहरा रहा हूं ब्रिजेश जी कि आप इन सारी बातों के बीच में जो हमारा मत प्रतिशत है उस पर से ध्यान मत हटाइए, उस पर ध्यान ले जाइए कि अगर 42 आदमी ने उनको वोट दिया तो 40 ने हमको भी दिया है, इसका मतलब हम बराबरी पर खड़े हैं। हाँ, जो कमी रह गई उसको हम सुधारेंगे और उसको बेहतर प्रतिशत करेंगे। नहीं, भारत की जो संसदीय राजनीति है उसमें नंबर्स मैटर करते हैं। नहीं ब्रिजेश जी, ये ठीक, मैटर ये आपके पास नंबर्स कितने आए हैं, ब्रिजेश नंबर जी, पर बात करो। ये बात मैटर करती है कि कितने आपके प्रतिशत पास लोग- 40% 38% लाए, पर आप वो टर्नअप नहीं हो पाए ना। अब हम आपके जहां- पास देखो नेक्स्ट जेन लीडरशिप कहाँ थी, तेलंगाना में यंग लीडरशिप, डायनामिक, चार्ज, सरकार गिरा दी केसीआर की। कोई सोच सकता था देश में? ये होती है यंग लीडरशिप जो चार्ज एकदम, और रेवंत रेड्डी ने करके दिखाया। आप ही क्या एग्जाम्पल है, पर आप देखने ही नहीं चाह रहे हो। नहीं, हम देखना चाह रहे हैं ब्रिजेश जी, और हम जो हमने कहा ये थोड़ा सा फासला मैं रह तो गया। आप लोग के लिए रास्ता क्लियर करा रहा हूं। बिल्कुल ब्रिजेश जी, मैं आपकी बात से सहमत हूं। मैंने कहा ये थोड़ा सा फासला रह गया है, इस फासले को खत्म करेंगे हम। दीपक रंजन समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, मोहन यादव को बीजेपी ने बना दिया, ये तो आपके लिए मुश्किल पैदा कर दी, क्योंकि आपका ये मानना था कि यादव और मुसलमानों का बीजेपी विरोध करती है। एक यादव को उन्होंने मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री बना दिया, आपके लिए तो घनघोर चुनौती प्रस्तुत कर दी। आपको एहसास है ग्राउंड पे क्या चल रहा है? देखिए ब्रजेश जी, 5 राज्यों में जहां पर भी नई सरकार बनी है और खास तौर से भारतीय जनता पार्टी की 3 राज्यों में सरकार बनी है, मैं इनको शुभकामनाएं और बधाई देना चाहता हूं। मैं समझता हूं कि ये जनता के द्वारा चुनी गई सरकार है और जनता के लिए चुनी हुई सरकार है। लेकिन हीरो वाजपेयी हमारे साथी ने सारी बातें बताई, लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया कि जो जनता से चुनाव से पहले वादा करके आए थे, चाहे 450 रुपये सिलेंडर का वादा करके आए हों, चाहे वो 2.5 लाख नौजवानों को, बेरोजगारों को नौकरी देने का वादा करके आए हों, तो इन वादों को कब इंप्लीमेंट करने का काम करेंगे? इन अपने वादों को या अपने मैनिफेस्टो में किए वादों अरे को शपथ ले लेने दो, सरकार में आ जाने दो, 1 आध महीने कर लें, ना करें तो सवाल उठाना। अभी तो ये सवाल बेमानी है दीपक जी। विजेश भैया मुझको आने दीजिए, मैं इनसे कहना चाहूँ उत्तर अरे प्रदेश ऐसे में तो- कैसे आने दूंगा? आप उत्तर चाहते प्रदेश- सीधे 10वें सवाल अच्छा, पे। उत्तर प्रदेश में इनकी सरकार नहीं है, बहुमत की सरकार। तो यहाँ 450 रुपए में सिलेंडर नहीं कहे ना। क्यों नहीं? अब भजन लाल शर्मा 450 नहीं, सिलेंडर देखिए- ना देखिए दिलाएं ब्रजेश- तो इनका देखिए- गला पकड़ो। देखिए ब्रजेश जी, अगर यहाँ पे 450 रुपए का सिलेंडर होगा तो आपको भी खुशी होगी, हमको भी खुशी होगी। मैं हीरो तो 2 ले वाजपेयी जी लूंगा को- 1 महीने के। जी मैं 2 सिलेंडर लूंगा जिस दिन रेट कम हुआ। नहीं तो करना चाहिए ना, जो जनता से वादे किसी और प्रदेश में कुछ और कर रहे हो जहां की सरकार है। अब देखिए, मोहन यादव जी को बनाए, मैं उनकी शुभकामनाएं देता हूं उनको। लेकिन देश के जो है, अगर ओबीसी की बात हो रही है तो हालांकि एनडीए के चेयरमैन और देश के प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि उनकी नजर में सिर्फ एक ही जाति होती है और वो है गरीब की जाति। खैर एनीवे, ये उनका पर आंतरिक मामला है। आपको तो दीपक जी उन्होंने उत्तर प्रदेश में घेर दिया ना। यादव चीफ मिनिस्टर बनने, देखिए आज आपकी पार्टी के जो भी लोग सोशल मीडिया पे लिखते पढ़ते हैं, आज मैं सबका स्पेशली स्टडी कर रहा था, सब वेलकम कर रहे हैं मोहन यादव को। देखिए ब्रजेश जी, अब आप कैसे हीरो वाजपेयी का घेरिएगा, ये मैं कह रहा हूँ। नहीं, बात देखिए, समाजवादी पार्टी जात की राजनीति नहीं करती, वो समाज की राजनीति करती है, सबको लेकर के चलने की बात करती है। और जिस तरीके से समाजवादी पार्टी ने सड़क से लेकर के सदन तक जातिगत जनगणना, ओबीसी की, SC ST की आवाज उठाई है, क्या मोहन यादव जी उस टाइम कहीं थे? और मैं तो चाहता हूं, देखिए इनके ऊपर जिम्मेदारियां बहुत ज्यादा आ गई, और अगर ये ओबीसी के असल में पक्षधर हैं तो सबसे पहली जो चिड़िया बिठाएं वो अपने कलम से दीपक भैया, पहला कलम। जाति मैटर करती है जी, आज शाम को जब से भजन लाल शर्मा चीफ मिनिस्टर निर्वाचित हुए हैं, हीरो वाजपेयी मिठाई ही मिठाई बांट रहे हैं। क्यों बांट रहे हैं? कम्युनिटी मैटर करती है ना। आपका कहना बिल्कुल सही, मैं तो बार बार मैं यही कर कि रहा हूं। चलो किसी ने ब्राह्मणों को कहीं तो किसी मोहन- राज्य में पूछा, मोहन यादव जी की हीरो जिम्मेदारी- वाजपेयी को तो यही तसल्ली है। मोहन यादव जी को जिम्मेदारी भी तो बढ़ गई। मोहन यादव जी की सबसे पहले कलम चलाए ना जातिगत जनगणना में, कास्ट सेंसस पे, और मध्य प्रदेश में ओबीसी रिजर्वेशन में परसेंटेज कम है, वहां पे उसको यूपी के बराबर करने का काम करें, अगर ये ओबीसी के अस्थि पक्षधर हैं। ओके, तो आप ये कंसीडर करने को तैयार हैं कि आपको अपनी पॉलिटिकल पॉलिसीज में कुछ फेर बदल करना पड़ेगा मोहन यादव के अपॉइंटमेंट, मोहन यादव की चीफ मिनिस्टर बनने की वजह से यूपी में? देखिए विजय जी, हम जो एजेंडा, हम जो चीजें लेकर के चल रहे हैं, शुरू से हम ओबीसी को लेकर के, सभी समाज को लेकर के, हम तो जातिगत जनगणना बार कराने की बात कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के लोग क्यों पीछे हट रहे हैं जातिगत जनगणना से? अब तो 3 राज्यों में और इनकी सरकार बन गई, जातिगत सर्वे ही करा के दिखा दें। मोहन मैं यादव तो जी, कहता हूं कि उनसे हीरो वाजपेयी से मिठाई खा लो, कम से कम उनकी कम्युनिटी का कोई बना तो। आज खैर शाम से वो यही काम कर रहे हैं।
मेरे साथ एसपी सिंह जी मौजूद हैं, दिल्ली से जाने माने पत्रकार हैं, मुझे ज्वाइन कर चुके हैं। एसपी सिंह सर, शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि ये जो सोशल इंजीनियरिंग एमपी, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में हुई है, आप क्या ओपिनियन रखते हैं? ये इत्तेफाक है या फिर बहुत सोच समझकर ये की गई नियुक्तियां हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी कोई एक दिन में और एक समय में एक तात्कालिक कोई उपाय नहीं करती है, कोई कदम नहीं उठाती है। सोची समझी रणनीति का हिस्सा है और इसके दीर्घकालिक नतीजे आने वाले हैं। अब आप समझिए कि जिस तरह से छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान में जातिगत समीकरणों के आधार पर लोगों की नियुक्तियां की गई हैं जी, इसका सीधा सा मतलब है कि जातियों को साधने की पूरी कोशिश की गई है। मैं सुन रहा हूं, आप बोलते रहें प्लीज। आवाज गूंज रही। मैं ठीक, आप बोलें, कंटिन्यू। अच्छा, तो सोशल इंजीनियरिंग का जो ये समीकरण बैठाया गया है, भारतीय जनता पार्टी ने सोची समझी रणनीति के तहत किया है। और दूसरी बात कि हमारे विपक्ष के जो भी सहयोगी हैं, जो आज सत्ता में नहीं है, कांग्रेस और सपा के लोग, इन लोगों को सोचने की बात है कि आने वाले दिनों में इस उत्तर भारत के इन 3 बड़े राज्यों में जिनमें भारतीय जनता पार्टी की सत्ता आई है और उनमें जिस तरह का राजनीतिक या सामाजिक सोशल इंजीनियरिंग जिसे कहते हैं, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने तैयार किया है, उससे लड़ने की क्या रणनीति है। आपने सवाल बिल्कुल सही पूछा सपा से कि सपा का नेतृत्व क्या करेगा। आखिर जिस यादव बाहुल्य उत्तर प्रदेश में का नेतृत्व करती है समाजवादी पार्टी, उसको एक तरह से सह दे दी है। उस बिसात पर कैसे निपटेगी सपा। दूसरी सबसे बड़ी बात कि यह सिर्फ बात उत्तर प्रदेश की नहीं है, ये बात जाएगी बिहार तक। बिहार, उत्तर प्रदेश और इन तीनों राज्यों के लिए, इन 5 राज्यों की जो राजनीति में का एक बृहद नतीजा आने वाला है, एक बृहद रणनीति तैयार कर दी है भारतीय जनता पार्टी ने। ऐसा व्यूह तैयार किया है कि इस व्यूह से पार पाना इन विपक्षी दलों के लिए बहुत सीधा रास्ता नहीं होगा, बहुत टेढ़ा रास्ता होगा। इनके लिए अलग तरीके से सोचना होगा। दूसरी बात, ये जो चेंज आया है, आप लोग कह रहे हैं कि नए लोगों को चौंकाने वाले नाम आए हैं। भाई साहब, आप एक बात ध्यान से देखिए ब्रजेश जी, इस पूरे नियुक्तियों में जनरेशन पुराने लोगों को हटाकर नए नेतृत्व को आगे करने की जो रणनीति है भारतीय जनता पार्टी की, पहले उसने अपने संगठन में लागू किया। उत्तर प्रदेश से लेकर के जिस भी स्टेट में अपने नियुक्तियां इन्होंने की हैं, वो इनकी कोशिश है कि अंडर 60 और जिला अध्यक्षों की नियुक्ति अंडर 50, यानी 50 साल से ज्यादा लोग कोई जिलाध्यक्ष नहीं होना चाहिए, 60 साल से नीचे या उससे ऊपर कोई प्रदेश के कार्यकारिणी में नहीं होना चाहिए। और अपनी जो उम्र ये घटा रही है पार्टी, ये यूथ के तौर पर आने वाले दिनों में, बिल्कुल सही शब्द का यूज किया कि भारतीय जनता पार्टी 5G की ओर जा रही है और विपक्षी दल आज भी 2G और 3G पर खेल रहे हैं। ऐसे में भला टकराव कैसे होगा, कैसे मुकाबला होगा? और आने वाला जो लोकसभा चुनाव है उसकी नहीं, मैं ये लिस्ट देख रहा था, विशेष तौर पर मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ की आसान नहीं होगा। मैंने ये जो लिस्ट देखी, इसमें अगर स्पीकर पोस्ट को छोड़ दें तो ज़्यादातर सब 50 के आसपास के हैं और राजनीति में इस उम्र को यंग माना जाता है, नेक्स्ट जनरेशन ही मानी जाती है 50s को। मैं आपसे ये समझना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के जो सीनियर लीडर्स हैं, विशेष तौर पर मध्य प्रदेश में तो उनके पास फ्लीट ऑफ लीडर्स है, एक से एक सीनियर लीडर हैं, नरेंद्र तोमर, शिवराज चौहान, कैलाश विजयवर्गीय, प्रहलाद पटेल। इनके लिए तो बड़ी मुश्किलें हो गई कि इनकी राजनीति का क्या होगा। अब ये क्या करेंगे, क्योंकि उधर एमपी भी छोड़ चुके हैं, अब एक विधायक बनेंगे या बहुत होगा तो स्टेट में कैबिनेट मिनिस्टर। तो या तो इनका कद छोटा माने या राजनीति में अब ये मार्गदर्शक मंडल की ओर बढ़े, उसमें विजय राजे भी शामिल हैं और रमन सिंह भी। ब्रजेश जी, भारतीय जनता पार्टी अपने हर चुनाव को अंतिम चुनाव मान के चलती है और फाइनल मैच खेलती है। वो अपने किसी भी मैच को, किसी भी चुनाव को हल्के में नहीं लेती। यही वजह थी कि मध्य प्रदेश के चुनाव को मान के चला जा रहा था कि भारतीय जनता पार्टी वहां हार रही है या बहुत नीचे है, लेकिन स्थिति बदल गई। देखते ही देखते आपने देखा कि जहां एक इस ऊंचाई पर कभी कांग्रेस दिखाई दे रही थी, चुनाव का नतीजा आया तो ये
ये ग्राफ ऊपर चला गया, ये नीचे चला आया। यानी भारतीय जनता पार्टी ने अपनी पूरी फौज उतार दी और उस फौज के आगे जो कांग्रेस की फौज थी या उनके पार्टी के नेता थे वो कमतर हो गए। और एक सवाल और है मेरा, नहीं आया और थोड़ा सा उसको हो कैसे रहा, आप उसकी व्याख्या करें। इतने बड़े बड़े नेताओं को किनारे लगा दिया कि सोचा नहीं जा सकता। कांग्रेस या दूसरे दल कभी अपने सीनियर लीडर को किनारे लगाने की सोच भी नहीं सकते सपने में कि जैसे बहुमत आए और कमलनाथ मुख्यमंत्री ना बनते, जैसे बहुमत आए और भूपेश बघेल ना बनते, जैसे बहुमत आता है और अशोक गहलोत ना बनते। लेकिन मैंने देखा किसी ने चूं भी नहीं किया। भारतीय जनता पार्टी में इसे आप अनुशासन कह लें, इसे आप जो भी समझें, जिस भी तरीके से लें, अनुशासन के नाम पे कह गए हैं, जिस तरह से लें, भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं को भी समझ में आ गया है कि सत्ता में बने रहना है और देश में या प्रदेश में तो आपको अपनी पार्टी के संगठन के लोगों की बातों को समझना पड़ेगा। अगर आप उस दिशा में उस तरह से नहीं चलते हैं तो आप सत्ता से बाहर हो जाएंगे। सत्ता से बाहर होने का मतलब, अगर यही बात कांग्रेस के साथ होती तो कांग्रेस में विद्रोह हो गया होता। कोई छोटा नेता, कोई भी बड़ा नेता आज की तारीख में चू करने की स्थिति में नहीं है। और लाइट सर हमारे साथ जुड़े रहिएगा। वीरेंद्र सिंह जी हमारे स्टेट हेड इस कार्यक्रम में आ चुके हैं। वीरेंद्र जी, एक और पहले टर्म के एमएलए को कमान दे दी गई, जैसा हम लोग डिस्कस भी कर रहे थे कि कोई पुराने दिग्गज रिपीट नहीं किए जाएंगे, और हश्र वही हुआ जो छत्तीसगढ़ में हुआ, जो मध्य प्रदेश में हुआ, वही राजस्थान में भी देखने को मिला। ये बीजेपी की नेक्स्ट जनरेशन पॉलिटिक्स है, सोशल इंजीनियरिंग है, या फिर अब सीनियर लीडर्स की राजनीति का रीजनल क्षेत्रों में अंत है? बिल्कुल, आप इसको इस तरह से देख सकते हैं कि जो भाजपा में इलाकाई छत्रप थे अब उनका दौर समाप्त हो रहा है और नई पीढ़ी के नेताओं को कमान दी जा रही है। ये जरूर है कि ये नई पीढ़ी के नेता कोई बहुत चमत्कारिक, बहुत जनाधार वाले, कोई बहुत बड़ा नाम भले ना हो या कोई बहुत बड़ा जातीय समीकरण ना पलटते हों, लेकिन इनका स्ट्रक्चर मुख्यमंत्री और डिप्टी सीएम बनने के बाद एक बार बदल जाएगा। और ये हो सकता है कि आने वाले वक्त के लिए तैयारी की जा रही हो, मोदी और अमित शाह भाजपा को उस भविष्य के लिए तैयार कर रहे हो जो आने वाले 30-40 साल में उसको आगे लेकर जाए। तो ये भी बहुत सारी चीज़ें हैं, कोई इनमें से बीजेपी का खेवनहार भी आगे चलकर बन सकता है। लेकिन बड़ी चर्चा हुई आज, एक बात थोड़ी अधूरी सी रह गई कि भाजपा ने एक मार्गदर्शक मंडल बनाया था। वो मार्गदर्शक मंडल अभी है कि उस मार्गदर्शक मंडल में जो पुराने लोग थे वो चले गए, उनकी जगह कुछ नए लोगों को शामिल किया जा रहा है। कुछ लोगों ने कहा कि मार्गदर्शक के बजाय मूक दर्शक भी कह सकते हैं। खैर, वो दोनों बातें एक ही जैसी रहीं। अब 3 राज्यों में नए मुख्यमंत्रियों का आना और पुराने मुख्यमंत्रियों का जाना बहुत सारी चीजें इस तरह की सामने रखता है। शिवराज, रमन सिंह, वसुंधरा राजे, ये अभी मार्गदर्शक मंडल में जाने वाली इनकी उम्र तो नहीं है। तो इससे यह साफ है कि आने वाले वक्त में बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व ने इनकी कोई भूमिका तय कर रखी होगी। हो सकता है कि रमन सिंह और वसुंधरा राजे को किसी राज्य का राज्यपाल बना दिया जाए, लेकिन शिवराज चौहान अभी केंद्रीय राजनीति में सक्रिय होने की उनके पास काफ़ी समय है और वो पार्टी की केंद्रीय भूमिका में भी आ सकते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें अभी प्रतीक्षा में हैं, बदलाव आएंगी चूँकि दिखेगा। ये चमत्कार देखिए, पहली बार का विधायक सीएम बनना भूपेंद्र पटेल गुजरात में हुए थे और वो दूसरी बार फिर से मुख्यमंत्री हैं, उनके नेतृत्व में चुनाव हुआ और अभी वो मुख्यमंत्री बने हुए हैं गुजरात में। ये सब पहली बार, आखिरी बार, 10 बार, ये तो देखिए जब से मोदी का दौर आया तो वोट तो मोदी और अमित शाह के नाम पर मिल रहा है और उनके समीकरण से मिल रहा है। तो ऐसे में वो किस राज्य में किसको अपनी पसंद का नेता चुनते हैं, ये उनके हाथ में होना भी चाहिए। इतना जरूर कहा जा सकता है कि बीजेपी में पार्टी के भीतर अभी भी एक तरह का ऐसा लोकतंत्र है जो कोई भी व्यक्ति उसका राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकता है, मुख्यमंत्री बन सकता है। अभी कोई बहुत परिवारवाद और क्षेत्रवाद इस तरह की बातों से वो बची हुई है। ब्रजेश जी, एक जमाना था
लोग कहते थे, हम लोगों ने सुना कि इंदिरा गांधी जो थी वो जो पौधे लगाती थी उनको 6-6 महीना हिला डुला के देख लेती थी कि कहीं ऐसी जड़ें गहरी तो नहीं हो गई, मजबूत तो नहीं हो गई, और फिर उन मुख्यमंत्रियों को हिला डुला देती थी। तो बीजेपी में भी अब इसी तरह के पौधे लगाए जा रहे हैं, और अब ये पौधे जब तक अपनी जड़ें जमाएंगे तब तक फिर कुछ नया देखने को मिलेगा। तो कांग्रेस में ये कल्चर आया था, लोग कहते थे इस बात को। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब वन मैन शो इस देश में चल रहा हो तो सीएम कौन बनेगा, किस जात का बनेगा, उसके नाम पर कितना परिवर्तन आएगा, मोहन यादव के बनने से उत्तर प्रदेश में कितना वोट बढ़ जाएगा, ये सब बातें सिर्फ बहस के लिए तो हो सकती हैं, लेकिन जब वोट मोदी के नाम पर पड़ रहा है तो वहाँ सीएम जीतन राम मांझी रहे या मोहन यादव रहे या कोई दास रहे, क्या फर्क पड़ता है। वो तो सब चीजें लोगों के हिसाब से सामने आती हैं। देखिए, पार्टी भाजपा आज जिस स्थिति में है और जिस दौर में है, वहां पर सब कुछ केंद्रीय मोदी के हाथ में है। जब से वो आए हैं, जब से उनका जो करिश्मा है वो लगातार चल रहा है। तो वोटों का ध्रुवीकरण, वोटों लोगों के सारे पूर्वानुमान को लगातार बीजेपी ने धता बताया, तो मोदी के नाम पर ही बताया। ये जरूर है कि संघ की एक बड़ी ताकत उनके पीछे रहती है। एक साहित्यकार ने लिखा है कि नीचे गिरे हुए सूखे पत्तों पर जरा धीरे से पैर रखकर गुजरे, क्योंकि जब कभी कड़क धूप थी तो इन्होंने किसी वक्त में हमको साया दिया था। तो बुजुर्गों के लिए तो यही कहा जाता है कि भाई उनका सम्मान होना चाहिए। आज वो भले इधर उधर हो गए हैं, लेकिन आने वाले वक्त में उनको भी भूमिका मिलेगी। और ये पार्टियों का अपनी आंतरिक लोकतंत्र भी है या उनकी इच्छा है। बीजेपी किसे मुख्यमंत्री बनाती है, किस जात के आधार पर बनाती है, उसका अपना फैसला होना चाहिए। लेकिन एक चीज मैंने देखी कि नेक्स्ट जनरेशन को, यानी कि यंग जनरेशन जो पॉलिटिक्स में 50s में होते हैं, उन्हें यंग ही कहा जाता है, उनको कमान सौंपी है बीजेपी ने। ब्रजेश जी, कमान तो सौंपी है, जनाधार कितना है ये भी देखना चाहिए। कोई छात्र संघ का अध्यक्ष रहा, कोई 2-3 बार मंत्री रहा हो, 4 बार एमएलए रहा हो, लोकप्रियता हो, ये भी सब चीजें रही हैं। अब भूपेंद्र पटेल लेकिन सक्सेसफुल मुख्यमंत्री हैं, तो आप उम्मीद करिए कि ये भी तीनों राज्यों में नए लोग भी सफल रहे। योगी जी देखिए, पहले कभी मुख्यमंत्री या मंत्री वो किसी पद पर नहीं रहे यूपी में, लेकिन वो मुख्यमंत्री बने, 5 साल रहे, फिर दोबारा उत्तर प्रदेश में बहुमत की सरकार में वो मुख्यमंत्री हैं। तो बहुत सारे लोग इस तरह की कहानियां हैं। और अभी बीजेपी में योगी, मोदी, अमित शाह, ये एक दौर चल रहा है जहां वोट बरस रहा है और विपक्ष कमजोर है। तो कुल मिलाकर आप इसको इसी तरह से देख सकते हैं, जिनकी कुर्सी गई वो रोए जरूर होंगे घर में, इसमें कोई शक नहीं है। सुनिएगा कि बहुत से गम दिसंबर के नहीं होते, उसे भी जून का गम था मगर रोया दिसंबर में। और बुजुर्गों के लिए मुनव्वर राना ने लिखा है कि नई सदी में अब चीजें पुरानी कौन रखता है, और छतों पर परिंदों के लिए पानी अब कौन रखता है, और गिरती हुई दीवारों को हम ही थामे रहे, वरना सलीके से बुजुर्गों की निशानी अब कौन रखता है। अरे इतने भी बुजुर्ग नहीं हुए कि उनको इरेलीवेंट कर दिया जाए। अभी ठीक ठाक है, मतलब यंग दिखते हैं लोग, ठीक है, एक एज हो गई, बट इतने भी बुजुर्ग नहीं हुए कि उनकी निशानियों के लायक हों। वीरेंद्र जी, आपका शुक्रिया और धन्यवाद इस ऑब्जर्वेशन के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए। बहन भाइयों, इस पर चर्चा को आगे बढ़ाते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने यंग जनरेशन को लीडरशिप सौंपी है छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान में, और तीनों जगहों पर चीफ मिनिस्टर, डिप्टी चीफ मिनिस्टर्स और स्पीकर्स, इन 3 पदों के लिए जो तय किए गए नाम हैं, उसमें ज़बरदस्त सोशल इंजीनियरिंग की गई है। लेकिन एक लिंक मिसिंग है कि जो पार्टी के दिग्गज नेता हैं इस चुनाव में अभियान का नेतृत्व कर रहे थे सामूहिक रूप से, और जो पार्टी में जिन्होंने बहुत वक्त 30 साल, 40 साल, 50 साल का दिया, उनकी भूमिकाएं अभी अस्पष्ट हैं।
वो क्या करेंगे आने वाले वक्त में, या पार्टी उनके लिए क्या सोच रही है, उन्हें किस वजह से लीडरशिप से अलग किया गया, इसका जवाब देंगे हीरो वाजपेयी, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। वाजपेयी जी, आप मुझे बताइए कि ये सीनियर लीडर्स की अब आपकी पार्टी में क्या भूमिका होगी? फिर आपने इनको नेतृत्व में तो रखा नहीं, सरकार में तो हिस्सा दिया नहीं। देखिए ब्रजेश जी, भारतीय जनता पार्टी की एक सतत प्रक्रिया है। उत्तर प्रदेश के चुनाव के परिप्रेक्ष्य में जाइए, जब एक लैंडस्लाइड विक्ट्री हुई तो आदरणीय योगी आदित्यनाथ, केशव मौर्य, दिनेश शर्मा, ये सब नाम किसी ने सोचे नहीं थे कि ये लोग बनेंगे, और वो नाम आए। और विधानसभा अध्यक्ष कौन बना? अनुभवी हृदय नारायण दीक्षित। तो ऐसा ये लगातार भारतीय जनता पार्टी करती रहती है। लोग, मुझे लगता है कि कभी कभी जब पास होते तो उस नजरिए को नहीं देखते, वही नजरिया जब दूर घटता है तो लोग उस पर दिमाग लगाते हैं। ये उत्तर प्रदेश में घटा था, लोगों ने ध्यान नहीं दिया। अब आज 3 राज्यों में घट रहा है तो लोग उसको अचंभा मान रहे हैं। अचंभा नहीं है, ये एक प्रक्रिया है, कार्यकर्ता बेस्ड पार्टी है, किसी परिवार की पार्टी नहीं है। कौन बनेगा अगला क्या, इसको कोई बता नहीं सकता। इस पार्टी का अगला राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन होगा, प्रदेश में चुनाव के बाद अगला प्रदेश अध्यक्ष कौन होगा, कोई नहीं जानता। यही इस पार्टी की खूबसूरती है, इसीलिए हम कार्यकर्ता सालों से लगे हुए हैं कि कभी अपना नंबर भी आएगा। और यही बात इस पार्टी की खूबसूरती की वजह से एक इतना विशालकाय संगठन खड़ा हो गया है, इतने लोग पार्टी में हैं कि विश्व का सबसे बड़ा संगठन है। तो इसीलिए ये खासियत है। इस खासियत की वजह से हमारे यहाँ लोग, आप मेरे मुख्य सवाल को घुमा गए। इन सीनियर लीडर्स का अब क्या होगा? नहीं, मैंने कहा देखिए सीनियर लीडर्स का क्या होगा, पार्टी के अंदर सीनियर लीडर का अनुभव है, उनको पार्टी जहां उपयोग समझेगी वहां काम देगी। पार्टी के पास तमाम सारी विधाएं हैं, केंद्र में रखना है, गवर्नर बनाना है, राष्ट्रपति बनाना है, आगे उपराष्ट्रपति बनाना है, लोकसभा अध्यक्ष बनाना, तमाम ऐसी जिम्मेदारी, राज्यपाल बना के उनकी राजनीति खत्म चाहते हो आप? तो राज्य से उनकी राजनीति खत्म, यानी गवर्नर बन जाए, वाइस प्रेसिडेंट बन जाए, कुछ और बन जाए, राज्य से राजनीति खत्म? नहीं, देखिए राज्य से राजनीति क्यों खत्म? जो लोग केंद्र में हैं तो क्या उनकी राजनीति खत्म हो गई? आदरणीय राजनाथ जी उत्तर प्रदेश से केंद्र में चले गए तो क्या उनकी राजनीति खत्म हो गई है क्या? अब तो राष्ट्रीय राजनीति का हिस्सा है, अब राज्य की राजनीति में कहाँ उनका कोई लेना देना, कोई दखल है? मुझे तो नहीं लगता कि कोई दखल होगा। धीरे धीरे जब आपका बढ़ता है, धीरे धीरे जब आपका कद बढ़ता है तो और ऊंचाई की तरफ आप बढ़ते हैं। हाँ, ये अलग बात है कि लखनऊ पूर्वी की सीट वो तय जरूर करेंगे कि बीजेपी से वहां कौन लड़े। जी बिल्कुल, करना भी चाहिए, है ना? नहीं, वाजपेयी जी भी उसमें से एक दावेदार है एक्चुअली, इसलिए मैंने कहा। मेरे साथ मेरे साथ मनीष सिंध भी मौजूद हैं, उत्तर प्रदेश में कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता हैं। मैं आपसे समझना चाहता हूं कि इस सोशल इंजीनियरिंग का जवाब इंडिया ब्लॉक कैसे देगा? अब आप लोग की जब बैठक नेक्स्ट होगी, क्या बीजेपी के इस फार्मूले पर आप लोग विचार करोगे? क्योंकि ये आपके ओबीसी ओरिएंटेड जो पॉलिटिक्स चल रही थी उसको एक मेजर काउंटर किया है बीजेपी ने, और जो ग्राउंड पे चल रहा है उस ताप को भी महसूस करिए। देखिए, ऐसा है कि सियासी दल हैं, अपनी अपनी चालें चलेंगे। तो अगर ये कहना कि हम कुछ करेंगे और भाजपा नहीं करेगी तो गलत हो जाएगा। वो अपना काम कर रहे हैं, हम अपना कर रहे हैं। रही बात इंडिया ब्लॉक की, तो इंडिया ब्लॉक अपने आप में एक सोशल इंजीनियरिंग है। हमारे पास सारे दल, सारी जातियों के नेता हैं, स्टेक होल्डर्स हैं जो अपनी पार्टीज रन करते हैं, जिनका निर्णय, जिनका डिसीजन मेकिंग में हिस्सेदारी जिनकी है। तो इंडिया ब्लॉक तो अपने आप में एक सोशल इंजीनियरिंग का नायाब नमूना है। रही बात जो ग्राउंड पर चल रहा है, तो मैंने फिर आपसे कहा कि हो सकते थे, आप देखिए राजस्थान को देखिए और छत्तीसगढ़ को देखिए, 2 जगह हमारे मुख्यमंत्री काम कर रहे थे, एक भूपेश बघेल जी और एक गहलोत जी। इस बात से आप भी इनकार नहीं करेंगे, दोनों लोग ठीक काम कर रहे थे, जनता के लिए काम कर रहे थे। 25 लाख तक की योजना आदरणीय गहलोत जी दे रहे थे। मैं इस बात की कमी को स्वीकारता हूं कि कहीं ना कहीं अच्छा कर रहे होते तो पब्लिक इनको इस मैं अपनी बात पूरी कर लूं। इसका मतलब कहीं ना कहीं मुझसे कहा ना कि मैं कहा नहीं, मैं कह रहा हूं जनता ने नकार दिया उन्हें। मैं कह रहा हूं इसका मतलब कहीं ना कहीं कनेक्ट टूटा। आप काम करें और जनता को बता ना पाए, वो भी कमी है। भाजपा होता ये बेहतर तरीके से कर रही हो, क्योंकि केंद्र की योजनाओं को बेहतर तरीके से बता ले गई, हम नहीं बता पाए। भूपेश बघेल से ज्यादा प्रचार शायद कोई करता रहा हो, तो ये तो नहीं कह सकते। गोबर तक भाई ने बेच लिया था 2 रुपए किलो। देखिए, भूपेश बघेल बेहतर काम कर रहे थे, उसके बाद रिपीट क्यों नहीं हुए? यही मुख्य मुद्दा है। गहलोत जी बेहतर काम कर रहे थे, रिपीट नहीं हुए। जो बैठकर बात करनी है वो इसी पर करनी है कि कहाँ कनेक्ट टूटा और क्यों हम रिपीट नहीं हो पाए। आपने कहा ना कि अभी हमारे पास तो लीडर्स हैं,
पार्टियां जुड़ गई हैं। जी पॉलिटिक्स इज नॉट ऑल अबाउट मैथमेटिक्स। हाँ बिल्कुल आप सहमत हूँ। सोचते हैं 1+1+1+1+1+1 28 हो गए हम, अब हमारा नंबर 28 है। नहीं, मैं ये- पॉलिटिक्स ना नहीं, हम लोग सोशल ये- केमिस्ट्री को ध्यान रखती नहीं है। हम ये नहीं सोचते, क्या कतई वो नहीं। नेता आए तो क्या उनकी कम्युनिटी या उनकी लाइकिंग के वोट भी उस ब्लॉक को आएंगे, ये इंपॉर्टेंट देखिए फैक्टर। ब्रिजेश जी, सियासत बड़ी डायनेमिक है, रोज बदल जाती है। जब हमने इंडिया ब्लॉक बनाया था तब कुछ हालात अलग थे, आज कुछ हालात अलग हैं, और हम जब अब बैठेंगे तो आज के हालातों पर चर्चा करेंगे। क्यों डिमोरलाइज्ड हैं आप लोग इतना? नहीं, एकदम डिमोरलाइज नहीं है। मैंने कहा ना, सियासत एक डायनेमिक वो है, और हम भी वैसे ही टैकल करते हैं और भाजपा भी वैसे ही टैकल करती है। मसला सिर्फ इस बात का है कि जब हम बैठेंगे और बात करेंगे तो आज के जो हमारे चैलेंजेस हैं उस पर बात करेंगे, और उसको कैसे हम मैं समझ face कर सकता हूँ आपके साथ कांड डबल हो गया। एक तो हारे, दूसरा जिनके सहारे यूपी में लड़ रहे हो उनसे पंगा ले लिए हो। नहीं, मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ। देखिए ऐसा है कि सियासत में जैसे आप ये देखिए दोहरी कि- मार खा गए हो। नहीं, आप ये बताइए कि आदरणीय ओम प्रकाश राजभर जी ने कितनी सारी बातें भाजपा के लिए कहीं साथ बैठ गए ना। ये सियासत है, हम अपनी बात कहते हैं, उन्होंने अपनी बात कही, कुछ हो सकता है पर वो मतभेद रहे, बीजेपी है, वो solve गाली कर- खा के भी राजभर को ले लेगी। पर अखिलेश यादव ऐसे नहीं है जैसे आप बीजेपी को समझते हैं। देखिए ऐसा है, अखिलेश जी का बयान सुना नहीं आपने। आदरणीय अखिलेश जी ने बार बार कहा है कि गठबंधन अपनी जगह पर है, हम साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे। यही बात राहुल जी ने भी कही है। सपा को चाहिए अजय राय की कुर्बानी। अब देखिए ये क्या होगा क्या नहीं होगा, और रही बात, मुझे लगता है अजय राय जी अच्छा काम कर रहे हैं, ठीक है, और अगर आपस में कोई मतभेद रहे होंगे तो मिलकर सुलझाए बहुत जाएंगे। शुक्रिया। मैं वीरेंद्र सिंह राठौर जी जयपुर से हमें ज्वाइन कर चुके हैं, जाने माने पत्रकार हैं। राठौर जी, तो अब ये जो सीनियर लीडर्स हैं इनका क्या होगा अब आगे, या इनकी राजनीति का क्या मैं अंत मानूं? और जयपुर ने आज इस पूरी खबर को किस तरह से लिया जब उनको पता चला कि पहली बार के एमएलए राजस्थान के राजा? राजस्थान में युवाओं ने इसको बड़े ढंग से, अच्छे ढंग से स्वागत किया है, और युवाओं को ये लगा है कि अब हमारे हाथ में भी सत्ता आ सकती है और हमारा भी कोई प्रतिनिधित्व युवा कर सकता है। बीजेपी ने निश्चित रूप से ये एक कांग्रेस से बढ़त ली है, क्योंकि बीजेपी प्रदेश की जनता, 7.5 करोड़ जनता ने भुगता है 5 साल। कांग्रेस में अशोक गहलोत और सचिन पायलट में लड़ाई होती रही, और कांग्रेस के बड़े दिग्गज नेता ने कहीं इंटरफेयर नहीं किया और सत्ता नहीं सौंपी सचिन पायलट को। अशोक जी ये बराबर कहते रहे कि कुर्सी मुझे छोड़ ही नहीं रही है, मैं कुर्सी को छोड़ना चाहता हूँ, कुर्सी नहीं छोड़ रही है। तो बीजेपी में इसका बिल्कुल पलटकर जवाब दिया है, और उन्होंने कहा है कि हमने फर्स्ट टाइमर को, एमएलए को हमने सत्ता सौंपी है। निश्चित रूप से बीजेपी को इसका लोकसभा चुनाव में अब फायदा मुझे होगा। 2 नेताओं का राजनीतिक भविष्य बताइए कि राजस्थान में अब वो क्या करेंगे। एक अशोक गहलोत, उनका राजनीतिक भविष्य क्या है? दूसरा वसुंधरा राजे सिंधिया। अब उनके पास विकल्प क्या बचे हैं? उनके पास विकल्प ये है कि दिल्ली की केंद्रीय राजनीति में लौटे, संगठन उनको रखे, और एक बढ़िया जो मतलब उनकी महत्व की पोस्ट देकर, और उनको क्या पोस्ट मिल सकती है सर? वो ऑलरेडी नेशनल वाइस प्रेसिडेंट हैं, अब राज्य की राजनीति में उनके लिए जगह कहाँ होगी? फिलहाल तो इनको एक ब्रेक दिया गया है, चाहे अशोक जी हो और चाहे वसुंधरा जी हो। जिस तरह से पार्टी ने दरकिनार किया है, या ये कहो कि विश्राम कीजिए, अब नए लोगों को सत्ता सौंप रहे हैं, तो निश्चित रूप से ये तो हम कह सकते हैं। तो आप कांग्रेस को क्या मशविरा देते हो कि क्या अब ये सही वक्त है कि अशोक गहलोत से हाथ छुड़ा लें और नेक्स्ट जनरेशन लीडरशिप यानी सचिन पायलट को? बिल्कुल, सचिन पायलट को अब इस चुनाव में देख लीजिए आप कि इस चुनाव में युवाओं में ये था कि भाई सचिन पायलट पे सत्ता नहीं आ रही है, उनको नहीं सौंपी जा रही है, और अगर चौथी बार भी अगर कांग्रेस की सरकार आई तो अशोक गहलोत मुख्यमंत्री होंगे और सचिन जी फिर 5 साल संघर्ष करेंगे, ऐसा युवाओं का मानना था। यहाँ पेपर लीक हुए, उससे भी कांग्रेस को देखिए सर, जीता चाहे कोई भी मुख्यमंत्री कोई बना हो, पर इस चुनाव में राजस्थान में 2 नेता हारे हैं, अशोक गहलोत, वसुंधरा राजे सिंधिया। अशोक गहलोत ने राजपाट गंवाया, दिल्ली का विश्वास गंवाया। वसुंधरा ने भी राजपाट गंवाया और दिल्ली का भरोसा गंवाया। दोनों नेताओं के साथ बड़ी
मुसीबत भी है। मुसीबत यह है कि दोनों नेताओं को दिल्ली में बैठे पार्टी की शीर्ष नेतृत्व या पार्टी के आला कमान की नजरों में जरूर नंबर कम हुए। नहीं, और दोनों में बनती भी खूब है। ये पहली हाँ, बार है बनती कि है। वो बनने वाला मसला खत्म हो गया। ऑल राइट, मैं ऐसा- एसपी सिंह जी को आमंत्रित जब- करता हूं परिचर्चा में। दिल्ली से हमारे साथ जुड़े हैं, जाने माने पत्रकार हैं। सर, मैं यही सवाल पर आपका ऑब्जर्वेशन चाहता हूं कि 4 बड़े नेताओं का नाम मैं आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूं और मैं जानना चाहता हूं कि उनका राजनीतिक भविष्य क्या होगा। वसुंधरा राजे सिंधिया, अशोक गहलोत, शिवराज चौहान, कमलनाथ, दिग्विजय सिंह और रमन सिंह, इनका क्या होगा? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने तो लगभग इनका भविष्य तय कर दिया है। जो सामने दिख सा रहा है कि लोकसभा चुनाव में इनसे इनकी भूमिका स्पष्ट रूप से ली जाएगी, दी जाएगी। कांग्रेस के साथ बड़ी मुश्किल है कि उनके जो नेता हैं, चाहे वो अशोक गहलोत हो चाहे कमलनाथ हो, इन दोनों के साथ स्थिति या दिग्विजय सिंह जी हो, ये लोग गुजरे जमाने के नेता हो गए जिन पर पूरी स्टेट की कमान दे दी कांग्रेस ने और उन पर दांव लगा दिया पूरे स्टेट का, जो उनकी हार का कारण बना। अब पार्टी का संगठन इतना कमजोर है खासतौर से कांग्रेस का कि उनके लिए क्या सोच रहा है, क्या करेगा, ये वो लोग जाने, उनका संगठन जानेगा। लेकिन हमें कुछ आगे दिखाई नहीं दे रहा है। कम से कम कमलनाथ के लिए तो कुछ आगे नहीं बचा है। अगर नई पीढ़ी के उनके नेता सामने नहीं आते हैं तो मुझे नहीं लगता कि आगे कुछ हो कमलनाथ पाएगा। के पास सर एक काम बचा भारतीय है, जनता पार्टी की आप एक जो बात और भी देखिए, नेता आपने बनता दिखता है बीजेपी में, उसके घर गुलदस्ता लेके पहुंच बताइए। जाएगा। भाई देखिए, ये तो उनका आज से नहीं, बहुत पुराना रहा है। भाई आप देखिए तो जातिगत समीकरण में अगर आप देखें तो सोशल इंजीनियरिंग में देखें तो भला वो कहाँ टिकते हैं मध्य प्रदेश में। इसके बावजूद कांग्रेस उनको आगे करके चल रही थी, न जाने क्यों। ये तो कांग्रेस जाने और कांग्रेस के लोग जानेंगे, लेकिन वहाँ की जनता उन्हें नहीं एक्सेप्ट की। जबकि इस बार लग रहा था कि कांग्रेस आ रही है, 15 साल 18 साल लगातार बीजेपी सत्ता में रही है, उससे लोगों का मोह भंग हुआ है। देख देख के थक गए हैं। ये टायर्ड नेता हैं, थके हुए नेता हैं, चेहरा है शिवराज जी का। लेकिन शिवराज को बीजेपी ने बड़ी बुद्धिमानी और रणनीतिक तौर से चालाकी से पीछे करके जो चाल चली कि अपने सामूहिक संगठन का नाम पर, सामूहिक नेतृत्व के तौर पर हम सत्ता में लौटना चाहते हैं और लड़ेंगे, उसका उनको फायदा मिला। भारतीय जनता पार्टी की चाल को हमें लगता है कांग्रेस का संगठन जिस तरह समझना चाहिए नहीं समझ पाया, नंबर एक। दूसरी बात में अभी हमें लगता है रह गई बातचीत करने से जी, मध्य प्रदेश में मोहनलाल यादव की चाल चलकर जिस तरह की सह और मात का खेल मात दिया है इन्होंने उत्तर प्रदेश के सपा के नेताओं और आरजेडी बिहार में, इन दोनों नेताओं और इन दोनों पार्टियों को एक बार नहीं 1000 बार सोचने की जरूरत है कि भारतीय जनता पार्टी किस लेवल पर जा चुकी है। जी। उसके केंद्र के मंत्रियों में 4 मंत्री, उसके 2 महामंत्री नेशनल लेवल पे, स्टेट लेवल के मिनिस्टर्स और स्टेट के उनके संगठन में यादवों का जो बाहुल्य जिस तरह की संख्या आ रही है, उसी के अगर अगेंस्ट देखें, जो कही जाती है कि जातिगत पार्टी है, नेतृत्व करती है यादवों और मुसलमानों का, उनकी भागीदारी कितनी है। भागीदारी सिवा उनके परिवार के लोगों को छोड़ दिया जाए तो बाहर के कोई नेता का नाम आप गिनती नहीं गिन सकते। यही बात आप जाके देखें बिहार में भी हालात यही है। और ये विपक्षी दल बार बार जो मांग कर रहे हैं, और हमें बैठे हुए पैनलिस्ट भी इस बात को कह रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी क्या जातिगत सर, मैं दीपक रंजन जी को इनवाइट करना चाहता हूँ। मैं चाह रहा था कि इन सबके ओपिनियन आ जाए, फिर इनसे सवाल जवाब करते हैं। देखिए, यादव समाज की जो पॉलिटिक्स है और जो ओबीसी में सबसे बड़ा ब्लॉक वोट उनके पास है, जिसका जिक्र अभी एसपी सिंह सर कर रहे थे कि उसका उत्तर प्रदेश और बिहार की राजनीति में बहुत फर्क पड़ेगा। और मोहन यादव को चीफ मिनिस्टर बनाए जाने को राजनीतिक रूप से विशेष तौर पर इस पट्टी में हल्के में नहीं लिया जा सकता। आप अपनी राजनीतिक रणनीति परिवर्तन के लिए तैयार हैं? देखिए ब्रजेश जी, यहाँ पर भूपेन्द्र यादव जी भी प्रभारी बन करके आए थे, केंद्रीय मंत्री। यहाँ पर गिरीश यादव जी भी हैं, जौनपुर से विधायक और मंत्री हैं। अगर वो एक थानेदार से कोई काम करा करके दिखा दें तो मैं आज से प्रवक्ता पद छोड़ दूंगा। तो क्या जिम्मेदारी इन्होंने मुख्यमंत्री तो बना दिया, लेकिन क्या एक सिर्फ
मुखौटा बना करके उनको बना दिया है, लेकिन पूरा सारी चीज़ें जो है ये प्रधानमंत्री जी के हाथ में रहेंगी। और अभी आपने देखिए विजय जी, अभी आपने तेलंगाना का उल्लेख किया कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता से। देखिए कांग्रेस पार्टी ने अगर रेवंत रेड्डी को आगे करके अगर चुनाव लड़ा तो उनको मुख्यमंत्री भी बनाया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी सदैव जनमत का अपमान करती है। बहनों ने, भांजियों ने मामा को मुख्यमंत्री बनाने के लिए, अपनी योजनाओं को इंप्लीमेंट कराने के लिए वहां पर वोट दिया। अरे तो आप क्यों फिक्रमंद हो किसको बनाया? आप तो मामा को गरिया रहे थे, आप कह रहे हो मामा को बनाया क्यों नहीं भाई? जब मामा के लिए जनमत आ गया तो मामा को बनाना चाहिए था, क्यों नहीं बनाया इन्होंने मामा आपको क्या चिंता? आप ये क्यों- देखो कि मोहन यादव अरे वहां क्यों बन नहीं? गए हैं। अच्छा जब हमको, आप वो क्यों नहीं देख रहे हो? जब अच्छा एसपी सिंह भाई साहब ने भी कहा, आदरणीय एसपी सिंह जी ने कहा कि तीनों राज्यों के मुख्यमंत्री बन गए, किसी भारतीय जनता पार्टी के पूर्व मुख्यमंत्री ने छूत तक नहीं किया। आदरणीय ब्रजेश जी, जो कला दिख जाती है ना वो कंट्रोल हो जाती है, और जो अंतर कला दिखती नहीं है, क्योंकि स्प्रिंग को आप जितना दबाइएगा वो दबेगी, और 2024 में ऐसा सर उछलेगी दबती तब है कि जब भारत- आपके हाथ में पावर हो ना, तो ये आप कुछ भी दबा सकते हो। 2024 उनके पास पावर है, दबाए हैं, उसको 2024 अनुशासन कह रहे हैं। आने वाले 2024 में इनके हाथ से पावर जाने वाली है। ये 2-4 महीने के लिए, 2-3 महीने थैंक के लिए यू, किसी को शुक्रिया उसमें एसपी बना सिंह। सकते सर हैं। एक सवाल आपसे और है मेरा, और मुझे बताइए कि ये जो भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व ने ये 3 राज्य में सीनियर लीडर्स को किनारे करके नए लोगों को कमान दी है, तो जितने भी देश भर में बीजेपी के सीनियर लीडर्स हैं, अलार्म तो बज चुका होगा उनका। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के जितने भी सीनियर लीडर स्टेट्स में काम कर रहे हैं, उनको एक बार नहीं 20 बार सोचना होगा कि पार्टी में उनकी भूमिका कहां और कैसे फिट हो सकती है। उन्हें भी इस बार बार सोचना होगा कि संगठन में अपनी उपयोगिता दिखाने के लिए पार्टी के उन नेताओं को एक बार नहीं 1000 बार सोचने की जरूरत है कि आने वाले दिनों में उन पर भी यह स्थिति उनकी भी बन सकती है, अगर वो पार्टी के लिए उपयोगी साबित नहीं होंगे तो। और एक कमाल का काम बीजेपी करती है, जिनका शिकार होता है उन्हीं से वो नाम भी प्रपोज कराती है। रमन सिंह से छत्तीसगढ़ में नाम प्रपोज कराया, शिवराज चौहान से मध्य प्रदेश में कराया, और वसुंधरा से भजन लाल शर्मा का नाम प्रपोज कराया। ये काम बीजेपी ही कर सकती है। यही तो ये भारतीय जनता पार्टी की यही तो कला है, यही रणनीति Thank है, you, sir, यही बहुत शुक्रिया। अनुशासन कह लीजिए, यही दबाव कह मैं लीजिए, अपने सभी अतिथियों जिस का भी बहुत तरह से आप इसको ले लें। ससम्मान धन्यवाद करता हूं कि आप सब आज की डिबेट में पार्टिसिपेट किया और अपना अपना पक्ष प्रस्तुत किया। बहनों भाइयों, आपका भी बहुत शुक्रिया इस कार्यक्रम को देखने के लिए। नमस्कार। शादी का किचन मैं